नमस्कार। चलिए आज 17 नवंबर 2025 को भारत में जो कुछ भी अहम हुआ उसे एक एक करके समझते हैं। दिन की शुरुआत एक चौंकाने वाली खबर से करते हैं। दिल्ली में हुए एक धमाके में 30 से 40 किलो अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हुआ। ये कोई छोटी मोटी मात्रा नहीं है। और यहीं से हमारी पहली और सबसे बड़ी कहानी शुरू होती है, जो देश की सुरक्षा से जुड़ी है। तो सबसे पहले बात करते हैं सुरक्षा की। दिल्ली में हुए इस धमाके ने न सिर्फ राजधानी बल्कि पूरे देश की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। चलिए देखते हैं कि इस मामले की जांच में क्या कुछ सामने आ रहा है और इसका असर कहां-कहां पड़ रहा है। जांच का दायरा कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इन आंकड़ों से लगाइए। 60 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है और 200 से ज्यादा कॉन्टैक्ट्स एजेंसियों के रडार पर है। मतलब इस मामले की तह तक जाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। और इस मामले में देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी एनआईए को कुछ अहम सफलताएं भी मिली हैं। हमलावर के एक साथी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जिस i20 कार का इस्तेमाल हुआ उसके मालिक को भी हिरासत में ले लिया गया है। और तो और 50 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज से संदिग्ध के पूरे रास्ते का पता चला है। साथ ही मौके से 9 mm की गोलियां भी सबूत के तौर पर मिली हैं। इस घटना पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर का बयान इसे एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य देता है। उनका कहना है, आतंकवाद 1989-90 में कश्मीर में शुरू हुआ था और अब ये दिल्ली मुंबई तक फैल गया है। ये बयान हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि आतंकवाद ने पिछले कुछ दशकों में कैसे अपनी जड़ें फैलाई हैं। दिल्ली धमाके का असर तुरंत दिखना भी शुरू हो गया है। देखिए, राम मंदिर जैसे संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। एक नया नियम लागू किया गया है जिसके तहत अब वीवीआईपी भी अंदर मोबाइल फोन नहीं ले जा सकेंगे। इससे पता चलता है कि एक घटना कैसे पूरे देश के सुरक्षा प्रोटोकॉल को बदल सकती है। अच्छा, तो देश की सुरक्षा की चिंताओं से अब रुख करते हैं राजनीति की तरफ और सीधा चलते हैं बिहार, जहां चुनावी नतीजों के बाद एक नई सरकार की शक्ल तैयार हो रही है। देखते हैं कि वहां सत्ता का समीकरण क्या कह रहा है। बिहार में सत्ता का खेल अब अपने अगले पड़ाव पर है। नीतीश कुमार अपनी आखिरी कैबिनेट मीटिंग के बाद इस्तीफा देंगे और फिर एनडीए के साथ मिलकर नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। और खबर ये है कि शपथ ग्रहण समारोह पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में हो सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि इस नई सरकार का चेहरा कैसा होगा। मतलब किसे क्या मिलेगा, जेडीयू और बीजेपी के बीच मंत्रालयों का बंटवारा कैसे होता है, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। सत्ता के गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म है कि किस पार्टी के हिस्से में कौन सा अहम विभाग आएगा। लेकिन कहानी सिर्फ सरकार बनाने की नहीं है। जिस चुनाव के आधार पर ये सरकार बन रही है, उस चुनाव पर ही कुछ गंभीर सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ जहां नई सरकार के गठन की तैयारी है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष नतीजों में धांधली का आरोप लगा रहा है। रॉबर्ट वड्रा ने तो दोबारा चुनाव की मांग कर दी है और बसपा प्रमुख मायावती का भी कहना है कि अगर चुनाव निष्पक्ष होते तो उनकी पार्टी को कहीं ज्यादा सीटें मिलती। चलिए अब जरा जमीन की राजनीति और सुरक्षा के मुद्दों से ऊपर उठकर आसमान और समंदर की गहराइयों की बात करते हैं। देखते हैं कि भारत की वैज्ञानिक महत्वाकांक्षाएं हमें कहां ले जा रही हैं। तो शुरुआत करते हैं समंदर की गहराइयों से, जहां भारत एक बहुत ही बड़े मिशन पर काम कर रहा है। इस मिशन का नाम है समुद्रयान। इसका मकसद है समंदर के अंदर छिपे संसाधनों और जैव विविधता को समझना। और इसकी सबसे खास बात है इसका सबमर्सिबल, जो 50% स्वदेशी है और सिर्फ 4 घंटे में 6 किलोमीटर की गहराई तक पहुंच सकता है। ये वाकई में भारत की इंजीनियरिंग का एक कमाल का नमूना है। और समंदर की गहराइयों से अब सीधा आसमान की ऊंचाइयों पर, जहां इसरो नए रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में है। इसरो का जो फ्यूचर प्लान है वो बहुत ही जबरदस्त है। इसी वित्त वर्ष में 7 और लॉन्च की योजना है। 2028 में चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च किया जाएगा और अनुमान ये है कि 2033 तक भारत की स्पेस इकोनॉमी $44 बिलियन तक पहुंच जाएगी। तो स्पेस की बड़ी बड़ी बातों के बाद अब आते हैं उन मुद्दों पर जिनका सीधा ताल्लुक आम आदमी की जिंदगी और उसकी जेब से है। बाजार की बात करें तो ये महीना कुछ ठीक नहीं रहा है। विदेशी निवेशकों ने सिर्फ नवंबर के महीने में ही भारतीय बाजार से 13,925 करोड़ रुपए निकाल लिए हैं। ये बाजार में थोड़ी अनिश्चितता का संकेत जरूर है। अच्छा, डिजिटल गोल्ड में कौन कौन इन्वेस्ट करता है,
अगर कोई करता है तो ये खबर ध्यान से सुनिए। सेबी ने चेतावनी दी है कि गूगल पे और फोनपे जैसे प्लेटफॉर्म पर मिलने वाला ये प्रोडक्ट रेगुलेटेड नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि अगर ये प्लेटफॉर्म कल को डिफॉल्ट करते हैं तो निवेशकों के पैसे की कोई गारंटी नहीं है। और उधर दिल्ली में शिक्षक भी अपनी कुछ मांगों को लेकर सड़क पर उतरने की तैयारी में हैं। उनकी मुख्य मांगें हैं जल्दी तबादले हों, डिजिटल अटेंडेंस से जुड़ी दिक्कतें दूर हों और टीईटी एलिजिबिलिटी के मुद्दों को सुलझाया जाए। तो दिन भर की इन बड़ी बड़ी खबरों के बीच कुछ ऐसी भी कहानियां हैं जो दिल को छू जाती हैं। चलिए आज के दिन को कुछ इंसानी कहानियों के जरिए भी देखते हैं, जहां हार भी है, जीत भी है और प्रेरणा भी। स्पोर्ट्स की बात करें, खासकर क्रिकेट की, तो आज का दिन मिला जुला रहा। सीनियर टीम को टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका से हार मिली और इंडिया ए भी राइजिंग एशिया कप में पाकिस्तान से हार गई। लेकिन हाँ, इंडिया ए ने साउथ अफ्रीका ए को वनडे में हराकर थोड़ी राहत जरूर दी। लेकिन दिन की सबसे प्रेरक कहानी है 10 साल की नवजोत की, जिसे लोग अब लेडी मिल्खा कह रहे हैं। अपने पिता की मदद के लिए एक रेस जीतने के बाद इस बच्ची ने कहा, मैं अपने परिवार के लिए एक घर बनाऊंगी। 10 साल की बच्ची का ये हौसला, सच कहूं तो यही तो असली जीत है। तो आज का दिन ऐसा ही था। एक तरफ संकट है तो दूसरी तरफ भविष्य की बड़ी बड़ी उम्मीदें। एक तरफ सियासी उठापटक है तो दूसरी तरफ एक छोटी सी बच्ची का हौसला। सोचने वाली बात यह है कि भारत का कल इनमें से कौन सी ताकत लिखेगी। इसी सवाल के साथ आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।